हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात करेंगे भूगोल सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बढ़ते हैं भूगोल के पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा ही अमावस्या के होता है। अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और ये तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात्रि को। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण होता है और ये तब होता है जब चंद्रमा चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगर इन दोनों के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे है। यानी कि अगर यहाँ पे भारत के अंदर अभी 12 बजे हुए हैं तो ग्रीनविच जो कि यूरोप में इंग्लैंड में है तो वहाँ पर 6:30 बजे का टाइम होगा। तो 5.5 डिग्री भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। और जो है विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? तो विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। 24 समय जोनों में बांटा गया है विश्व को। और प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। और जो अभी बात करते हैं भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और ग्रीनविच के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि ग्रीनविच जो है वो है यूके में है, इंग्लैंड में है और यूरोप महाद्वीप में है। तो भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। और पहला जो भाग है भूपर्वती, जो कि 34 किलोमीटर तक पहली परत है इसकी। और उसके बाद है आवरण 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद है केंद्रीय भाग, जिसे क्रोड भी कहा जाता है। केंद्रीय भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा जाता है, और जो है भूपर्वती, आवरण और केंद्रीय भाग। तो जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अभी अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी के बाह्य भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो पृथ्वी के बाह्य भाग को वो 4 भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, इन 4 भागों में पृथ्वी के बाह्य भाग को बांटा गया है। अभी बात करते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? तो 71% जल है। और जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो ये पृथ्वी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि नेपाल के अंदर है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, बेसाल्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जो बेसाल्ट है उसके अंदर लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसाल्ट में लोहा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो है जो खनिज और तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? खनिज और तेल जो है ये है अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला कौन से पत्थर से बना है? तो ये बना है बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, ये दोनों बलुआ पत्थर से बने हैं। तो बेसाल्ट धातु में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। और खनिज तेल अवसादी चट्टानों में। और जो दिल्ली का किला और दिल्ली का लाल किला यह बलुआ पत्थर से बनकर मिले हैं। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो है किलायू, जो कि यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर है
विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है किलायू। अब बात करते हैं कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखियों के बारे में, मतलब जिनमें पिछले समय काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार की संभावना है, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी, जो कि भूमध्य सागर के अंदर है। इसके अंदर काफ़ी समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार होने के पूरे पूरे चांसेस है। क्राकाटोआ है, जो कि सुंडा जलडमरू में है। सुंडा जलडमरू में क्राकाटोआ। फ्यूजियामा जापान के अंदर है, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। मेयन फिलिप्स के अंदर है, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ये सभी हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब थोड़ा उन ज्वालामुखी के बारे में बात कर देते हैं जो शांत ज्वालामुखी है, जिनमें ना तो पीछे कोई उद्गार हुआ है और ना ही आगे होने की कोई संभावना है। पीछे काफ़ी समय में कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो है कोह सुल्तान और देवमंद। ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं ये हैं ईरान के अंदर। इनके अंदर काफ़ी समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही आगे आने वाले समय में होने की संभावना है। पोपा यही म्यांमार के अंदर है। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है, और जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो माउंट किलिमंजारो है। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ये सभी जो है ये शांत ज्वालामुखी हैं। इनके अंदर अभी तक कोई वो है उद्गार नहीं हुआ है। पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा द्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और एक जो यूरोप है, यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ज्वालामुखी नहीं है और यूरोप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पार्क कौन सा है? तो जो है विश्व का जो पहला पार्क है वो है येलोस्टोन, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका में है विश्व का पहला पार्क येलोस्टोन। और येलोस्टोन के अंदर आउट फेथफुल गैसर हैं, मतलब जिनसे हर हर मिनट उद्गार होता रहता है। इनसे गैसें निकलती हैं, चमकीली गैसें निकलती हैं। येलोस्टोन के अंदर एक आउट फेथफुल गैसर है जिससे हर मिनट उद्गार होता है, हर मिनट उद्गार होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो जो है विश्व का पहला पार्क है येलोस्टोन। और विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो वो है वुड बफेलो। वुड बफेलो वुड बफेलो है, जो कि कनाडा के अंदर है, और कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। वुड बफेलो पार्क है कनाडा के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटापेक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर देश है। तो जो है कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारों द्वारों की घाटी कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों द्वारों की घाटी कहाँ पर है? तो अलास्का उत्तरी अमेरिका के अंदर हजारों द्वारों की घाटी है, अलास्का के अंदर। और अलास्का और जो रूस के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग। बेरिंग जल संधि है जो कि अलास्का और रूस के बीच में है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एंडीज अर्जेंटीना में है, एंडीज पर्वत श्रेणी पर है ओजस डेल सलाडो। पीछे हमने बात की थी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटापेक्सी। और ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। वह पर्वत था और यह ज्वालामुखी है। तो अगर पर्वत की बात की जाए तो कोटापेक्सी, और ज्वालामुखी की बात की जाए तो ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना एंडीज पर्वत श्रेणी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है?
तो इससे पहले हमने बात की थी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना के अंदर। और अभी बात करते हैं विश्व का शांत ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो वो है एकांकगुआ, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, शांत, सक्रिय और ऊंचाई पर पर्वत, जो इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, ये जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला है। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। अभी भूकंप को जो मापा जाता है उस यंत्र को क्या क्या बोलते हैं? उस यंत्र को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बोलते हैं जिससे भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या भूकंप लेखी, तो ये बोला जाता है इसको इसको भूकंप मापने वाले यंत्र को। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी और भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वो जॉर्डन नदी पर है, जो लाल सागर से जाम्बेजी नदी तक है। ये विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी बनाती है यहाँ पे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल भारत की किस तरह के पर्वत हैं? तो नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल ये जो पर्वत हैं ये अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अभी बात हो रही है नीलगिरी, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल, जो कि भारत के दक्षिण में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं। और इसी पर्वत श्रृंखला पर कोटापेक्सी ज्वालामुखी है, और जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर है ओजस डेल सलाडो, ये भी इसी के ऊपर है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही एकांकगुआ चोटी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा। और जो इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर या फिर 8848 मीटर। तो विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। और किलिमंजारो के बारे में हमने बात की थी। किलिमंजारो अफ्रीका में एक ज्वालामुखी भी है। और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। और ये जो है तंजानिया के अंदर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर पड़ता है। और जो तंजानिया की जो कैपिटल राजधानी है वो है दोदोमा। दोदोमा तंजानिया की कैपिटल है। अभी बात कर लेते हैं कि जो है ये आसवान बांध कहाँ पर है?
जो कि अफ्रीका के अंदर ही है। आसवान बांध ये नील नदी पर है, नील नदी पर, जो कि मिस्र के अंदर पड़ता है। मिस्र के अंदर आसवान बांध है और जो मिस्र की कैपिटल है वो है काहिरा। काहिरा मिस्र की कैपिटल है। आसवान बांध नील नदी पर, मिस्र के अंदर, काहिरा मिस्र की राजधानी है और ये सभी अफ्रीका के अंदर हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, घास के कुछ प्रमुख मैदानों के बारे में हम बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में रिपीटेड है। सबसे पहला जो है सवाना घास का मैदान, जो कि पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान है। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान है सवाना। उसके बाद है डाउन्स। डाउन्स कहाँ के घास के मैदान है? तो डाउन्स जो घास के मैदान है वो है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है डाउन्स। और वेल्स जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान बोले जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी के हैं। हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पुस्ताज बोला जाता है। और हंगरी जो है यह डैन्यूब नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हंगरी। और हंगरी डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। पुस्ताज यहाँ के घास के मैदान हैं। बात करते हैं लानोस। लानोस जो है ये वेनेजुएला के घास के मैदान है। लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान है। बात करते हैं कंपोज। कंपोज जो है ब्राज़ील के घास के मैदानों को बोला जाता है। बात करते हैं पंपास। पंपास जो है अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो अर्जेंटीना देश है उसके घास के मैदानों को पंपास बोला जाता है। बात करते हैं स्टेपिज। स्टेपिज घास के मैदान एशिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज जो घास के मैदान हैं ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं और काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी थे घास के मैदान जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाना पूर्वी अफ्रीका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, हंगरी डैन्यूब नदी के किनारे है, लानोस वेनेजुएला के, कंपोज ब्राज़ील के, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज एशिया, प्रेरीज अमेरिका। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट घास के मैदान हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे डॉक्टर गिरिराज, जो कि यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते थे। यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते थे डॉक्टर गिरिराज। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो वो है वान झील। वान झील विश्व की सबसे लवणीय झील है जो कि तुर्की के अंदर है। तुर्की के अंदर है। और सबसे लवणीय झील तो हो गई वान झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला जो प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर के अंतर्गत आती है, तो ये प्रशांत महासागर के अंदर आती है, प्रशांत महासागर। और जो है ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति भी इसी को बोला जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो अटलांटिक महासागर है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। और जो मेडागास्कर द्वीप है इसके जो पूर्व में है वो है मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप ये इसके पूर्व में है और अटलांटिक का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है
ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ठंडी और जो गर्म जलधारा आपस में मिलती है वहाँ पर फ्लैटन घास के मैदान पाए जाते हैं। फ्लैटन घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म होती है। और जो है लैब्राडोर वह ठंडी जलधारा होती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जलधाराएं पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो वायुमंडल में 78 पॉइंट समथिंग प्रतिशत नाइट्रोजन होती है और 20.93% ऑक्सीजन होती है और 0.03% CO2 होती है और 0.93% आर्गन पाई जाती है। ये सभी वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग और जो है ऑक्सीजन 20.93 और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑर्गन 0.93, ये इसके अंदर वायुमंडल के अंदर गैसों का अनुपात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न तो अगला हमारा प्रश्न है वो है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन वो पाई जाती है 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो नाइट्रोजन है यह वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। नाइट्रोजन वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। और जो नाइट्रोजन है इससे पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। और अभी बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी किलोमीटर तक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन जो है वो है 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। 64 किलोमीटर तक पाई जाती है वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है? तो वो है ओजोन परत, ओजोन गैस। और ओजोन जो परत है ये ऑक्सीजन का ही एक विशिष्ट रूप है, ऑक्सीजन का। और जो ओजोन परत को हानि पहुंचती है CFC इस गैस से। और CFC गैस जो है AC और रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ों से निकलती है CFC गैस, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो कैसे मापते हैं? तो जो ओजोन परत की मोटाई है वो हम डाब्सन के अंदर मापते हैं। डाब्सन के अंदर ओजोन की परत की मोटाई मापी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में उत्तरदायी कौन है? तो वो एक तो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है जल वाष्प। ये दोनों पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, जिसके अन्य नाम है संवहन मंडल, अधोमंडल। ये तीनों एक ही नाम है, क्षोभमंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल, जिसके अंदर सभी ये घटनाएं होती हैं, बारिश, धूलकण वगैरह, आंधी तूफान वगैरह, ये सभी घटनाएं इसी के अंदर होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो वायुयान है वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल के अंदर वायुयान उड़ाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में ये सभी घटनाएं नहीं होती। यहाँ पर समताप मंडल में मौसम साफ होता है। और जो ध्रुवों पर सबसे अधिक मोटाई होती है वो भी समताप मंडल की होती है। समताप मंडल की ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा मोटाई होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है कि जो ऑडियो, टेलीविज़न, रडार, संचार उपग्रह कौन सी परत में होते हैं? तो जो है रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न, रडार, संचार और उपग्रह, ये सभी जो हैं
आयन मंडल के अंदर होते हैं। आयन मंडल के अंदर रडार संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल के अंदर। और अभी बात कर लेते हैं बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है। ये जो दोनों गैसें हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो जो है आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर दिया करो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।